नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अम्मा, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर निकल आईं? राघव अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला तो अम्मा बोली, बेटा, मटके में पानी ख़त्म हो गया था, पानी पीने के लिए निकल आई। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवा खा लूँ। अम्मा अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? सीमा बाज़ार से आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए रौनक अम्मा को लगभग घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। चारपाई पर पड़ी हेमलता जी की आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे और लगातार शून्य में निहारती जा रही थी। चारपाई पर लेटे हुए अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में रौनक का एक्सीडेंट हो गया था। शहर की सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रौनक के पिताजी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी हेमलता जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो जनक जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहब, कुछ भी करके रौनक को बचा लीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाई का कुल मिलाकर 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। आप जैसे ही पैसे का इंतज़ाम कर देंगे, हम ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर जनक जी ने पैसों का इंतज़ाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख का इंतज़ाम ही हो सका था। कितने परेशान हो गए थे रौनक के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी डिम्पल ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना डरे बाकी 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे और आखिरकार सफल ऑपरेशन बाद डॉक्टर ने रौनक को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जनक जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियर की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन रौनक ने बताया कि वे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की सीमा के साथ शादी करना चाहता है। सीमा रूपवती थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन रौनक के अम्मा बाबूजी को सीमा का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर सीमा के माता पिता ने भी इस विवाह को साफ तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की एक भी ना सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू सीमा इतनी तेज़ तर्रार थी कि आए दिन घर में कलेश करके रखती थी
और सास बहू के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था। कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। उसके बाद राघव अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फ़ोन किया नहीं जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा था। अब वे गुमसुम रहने लगे थे। एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। हेमलता जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में रहने वाली राधा जी को बुलाकर ले आईं। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वे वहाँ पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी डिम्पल को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वे बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे हुए थे। बाबूजी अब उसका और एहसान नहीं लेना चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझे आवाज़ से कहने लगे, डिम्पल बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई है तो अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। डिम्पल ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे ये सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, बाबूजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए ये सब नहीं करते थे? अब मेरा वे फ़र्ज़ अदा करने का समय आया है तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा पाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निढाल होकर लटक गया। ये दृश्य देखते ही हेमलता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और डिम्पल अपने पिता के मृत शरीर पर सर रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जीते जी जो बेटे को मिलने से भी तरस गए थे, वे बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नज़र नहीं आ रहा था। बेटा बहू अपने घर को चले गए। हेमलता जी अपने पति की मौत के सदमे से दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो मन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही रोज़ी रोटी और दवा का खर्च निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कपकपाते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर डिम्पल अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाया करती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बेटे और बहू को ये डर सताने लगा था कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजाजी का कब्ज़ा ना हो जाए। इसलिए रौनक अपनी पत्नी के साथ अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गया और बहाना ये बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेली नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली हेमलता जी तो इस बात को सच मानकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थीं कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को बुद्धि तो आई।
लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही न थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू सीमा ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी डिम्पल ने इस बात से ऐतराज़ जताया तो उस पर भी रौनक और सीमा ने मैके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाया और खूब खरी खोटी सुनाकर उसे घर से चलता कर दिया। बेचारी हेमलता जी भी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का विरोध कर सकें। जब सर्दी का समय आया तो हाथ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण हेमलता जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ गया। एक दिन जब राधा जी उनका हाल जानने के लिए घर आईं तो हेमलता जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गईं। रौनक और सीमा अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते रौनक का गला भर आया। इस पर सीमा बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है छुटकारा ही मिल जाए। रौनक और सीमा की बात सुनकर राधा जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम, ये नहीं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। राधा जी की बात सुनकर रौनक सक पका गया और सीमा नाक भूं सिकोड़ने लगी। लेकिन राधा जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आईं। इलाज पाकर हेमलता जी की हालत में सुधार आने लगा और वे काफ़ी हद तक ठीक हो गईं। अपने अतीत में झांकती हुई हेमलता जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आईं। जब उन्हें राधा जी ने आवाज़ लगाई, हेमलता भाभी, ये लो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ना दीदी, भूख ना है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। राधा जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है दीदी ठीक होकर, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं, वो बीमार है तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। हेमलता जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको भाभी, ये बात दिमाग में कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी, आपकी बात का कभी बुरा माना है मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बहू बेटे ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गईं। वे कितने कितने दिनों यहाँ झांकते भी नहीं। तुम्हारी बहू सीमा तो अपने बच्चों को भी दादी के पास आने नहीं देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया कितने बीमार रह गए थे, पर मजाल है तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल भी जानने आए हों। लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। ये बात सुनते ही हेमलता जी को झटका सा लगा। फिर राधा जी हल्के गुस्से में बोली, ये कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए। बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ लें और अपनी माँ की ही मौत की दुआ मांगें। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी मुझे ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग करके नहीं फेंक दिया। तो फिर तुम क्यों
सह रही हो ये सब? राधा जी ने कहा तो हेमलता जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं? लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए, जब वे खोखले हो जाते हैं, तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि वे अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड या भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े ज़रूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। राधा जी की बातों ने हेमलता जी को अंदर तक झंझोड़ दिया। राधा जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गईं। यूँ तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, वे लगभग 65 साल की थीं, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल राधा जी ही उनकी मदद कर रही थीं। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमटकर पड़ी हुई, लेकिन उसके बाद हेमलता जी में बहुत बदलाव आया। अब वे समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ कमज़ोरी ज़रूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सकें। आज हेमलता जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गईं। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा रौनक बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गईं? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती, सीमा देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही अम्मा की कलाई को पकड़कर वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा, तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वे मुझे, और क्या हक है उसका? ये घर मेरा है और मेरी मर्ज़ी है मैं जहाँ जाऊँ। वो कौन होती है मुझे मेरे ही घर में घूमने से रोकने वाली? रौनक अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली हेमलता जी आज कड़क आवाज़ में बोल रही थी। तभी अंदर से सीमा की आवाज़ आई, ये टीवी किसने चलाया है? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज़ होना चाहिए। हेमलता जी ज़ोर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर सीमा तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियाँ घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए हेमलता जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गईं। ये नज़ारा देखकर आज सीमा दंग रह गई थी कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? सीमा ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब रौनक बेबसी भरी आवाज़ में बोला, अम्मा तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं यहाँ किटी पार्टी होने वाली है? देखो बेटा, भले ही तुम बीवी के गुलाम हो, लेकिन ये कतई मत भूलना कि ये घर मेरा है। हेमलता जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? रौनक और सीमा चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करवाने के लिए।
हेमलता जी ने कहा। इस पर रौनक बोला, वसीयत पर क्यों? आपका एकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। रौनक एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? हेमलता जी बोली, माँ, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सीमा ने कहा तो हेमलता जी चुप ना रह पाईं। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांककर भी ना देखना कि वे जिंदा भी है या मर गई। उसे सबसे अलग अलग रखना, मानो वे माँ ना हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फ़र्ज़ निभाना कहते हैं तो तुमने बाखूबी फ़र्ज़ निभाया बेटा। लेकिन यदि इसी तरह रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से ये घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज से ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ और मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दूँगी ताकि मेरा खर्चा भी निकल सके और तुम्हें भी मेरे फ़र्ज़ से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देरी थी कि रौनक और सीमा दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में आकर बैठ गए। रौनक हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, हम लोग उस कोठरी में कैसे रह सकते हैं? सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। कौन से पोते? वे जिन्हें तुम मेरे पास तक आने नहीं देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया सो कर लिया। मेरे जीते जी ये घर मैं किराए पर दूंगी और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। आज हेमलता जी बोले जा रही थीं और दोनों बेटा बहू सुनते जा रहे थे। केवल इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी और बाकी बचे 2 कमरे तुम ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। अम्मा आवाज़ ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी उपेक्षा मिली तो मैं फ़ैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। आज अम्मा का ये रूप देखकर सीमा की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई और साथ ही अपनी वसीयत भी बदलवा दी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनके बेटे बहू के पास होगा और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की संभाल की थी। लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने कभी अपने बेटे और बहू को लगने नहीं दी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।